नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं भारत पर कुल कितना कर्ज है। क्योंकि हमारा विपक्ष हमेशा सरकार को घेरते हुए कहता है कि वर्तमान सरकार ने भारत के ऊपर कर्ज को बढ़ा दिया है। इस मुद्दे में कितनी सच्चाई है और इस तरह की बात क्यों की जाती है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कर्ज की बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम अंग्रेजी में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, देख लेते हैं कि IMF का भारत पर कितना कर्ज है। तो भारत ने 1993 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है। भारत ने 2000 तक सभी IMF के ऋण चुका दिए हैं, यानी IMF का वर्तमान में कोई ऋण नहीं है। 1993 के बाद कोई सहायता ली ही नहीं गई, यानी कोई ऋण लिया ही नहीं, और जो पहले के ऋण थे उन सबको चुका दिया। लेकिन भारत का कोटा है अब भी, कितना कोटा है? 13,114.4 मिलियन विशेष आहरण अधिकार SDR है, जो अभी भी बना हुआ है। और आपको पता होगा कि हाल ही में IMF चर्चा में चल रहा है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि इसने $2.3 बिलियन का ऋण पाकिस्तान को दिया है। जिस कहा जाता है कि वर्तमान सरकार आने के बाद जो है भारत पर कर्ज तेजी से बढ़ा है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने बहुत ज़्यादा उधार ले लिया है। तो ऐसे में हम देख लेते हैं कि वर्तमान में कितना कर्ज है। तो वर्तमान में अगर कर्ज की बात की जाए तो बाहरी कर्ज, विदेशी कर्ज जो है $717.9 अरब है, जो GDP के 19.1% है, 19.1% है GDP का। और जहां इकोनॉमिक्स और स्टेटिक्स की बात होती है, वहां आंकड़े की बजाय हमेशा परसेंटेज में बात की जाती है, क्योंकि तुलना हमेशा परसेंटेज में होती है। जब हम GDP की बात करते हैं तो हमेशा परसेंटेज में देखते हैं कि कितने परसेंट GDP है। कभी ये नहीं कहते हैं कि इतने मिलियन है, इतने बिलियन है, इस तरह की बातें कम होती है और परसेंटेज की बात हमेशा होती है। तो परसेंटेज देखना भी जरूरी है कि वो GDP का कितना है, 19.1%। तो समझ लीजिए पांचवा हिस्सा लगभग GDP का है। 2024 का आंकड़ा है, दिसंबर 2024 तक का। और इसमें अगर मुद्रा के हिसाब से बात की जाए तो अमेरिकन डॉलर का 54.8%, भारतीय रुपये में 30.6, जापानी येन में 6.1% जो जापान से ले रखा है, और इसके अलावा SDR है 4.7% और यूरो में 3%। तो ये अलग अलग तरीके का लोन है, अलग अलग पैसे में लिया है, जिसका वापस पेमेंट इसी पैसे में करना है। और इनका प्रकार देखिए तो ऋण जो है वो 33.6% है, और जमा और मुद्रा 23%, और व्यापार, क्रेडिट और अग्रिम ये आपका 18%। तो इस तरीके से इसका वितरण है। इतना जो लोन है, टोटल जो अमाउंट की बात की जाती है तो वो आपका $717.9 है, अरब डॉलर है। और GDP से उसकी कंपैरिजन करें तो आपका 19.1% है। चलो आप कहेंगे ये तो अभी प्रेजेंट का दिखाया है कि प्रेजेंट में ये है, अब 2014 में कितना था और कैसे बढ़ गया, जब हम उससे कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा कि 14 में कितना था और प्रेजेंट में कितना हो गया। तो हम देख लेते हैं कि 14 में क्या था। तो अब देख लेते हैं 2014 में भारत के ऊपर कितना कर्ज था। तो बाहरी ऋण 440.6 बिलियन, और प्रेजेंट में यानी 2024 के एंड में कितना हो गया था, 717, नहीं सॉरी 719 जो हो गया वो हो गया। और उसके बाद GDP से अगर इन कंपैरिजन बात करें तो कितना है, 23.7%, जो बढ़ गया है, यानी प्रेजेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। प्रेजेंट में ये कितना था, प्रेजेंट में अगर इसकी बात करें तो ये 19.1% था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मजबूत स्थिति है। और अमेरिकन डॉलर में बात करें तो अमेरिकन डॉलर में 63.6, जो उस टाइम था, मतलब ऐसा ही लग रहा है कि उस टाइम इंडिया पूरा पैसा अमेरिका से उधार ले रहा था। और उसके बाद भारतीय मुद्रा में देखें तो 19.4%, जो अब प्रेजेंट में 30% के आसपास आ गया। SDR 7.1%, जापानी येन 5%, जो अब 6% हो गया, और यूरो जो है 3.1%, जो प्रेजेंट में 3 है। बाकी जो भारतीय मुद्रा में जितना लोन बढ़ा है उतना ही अमेरिकन US डॉलर का घटा है। और प्रकार जो है लोन 33%, मुद्रा ये जो है इनका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये भी कंपैरिजन में दे दिया है, ताकि इनका भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब बात ये है कि हाँ, लोन तो बढ़ा है, अगर मुद्रा में बात करोगे तो बढ़ा है, लेकिन आप अगर इकोनॉमी में बात करोगे, इकोनॉमिस्ट बन के बात करोगे
तो फिर घटा है। इकोनॉमिस्ट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इन कंपैरिजन ऑफ जीडीपी अगर हम बात करें तो घट गया है, क्योंकि पहले 23% था जो अब 19% हो गया। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको लोन मिलता है। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलता है। कल को जो एक नॉर्मल आदमी है जो खेती किसानी का काम करता है या फिर एक छोटी किराने की दुकान है, वो बैंक जाए और बैंक जाके बोले मुझे 10 करोड़ का लोन दे दो, तो बैंक वाले उसको नहीं देंगे। लेकिन मुकेश अंबानी अगर कह दे कि 10 करोड़ क्या 10 अरब मांग ले तो भी बैंक दे देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी कैपेबिलिटी कम है। तो जब हमारी जीडीपी बढ़ गई है तो उस कंपेरिजन में हमारी कैपेबिलिटी बढ़ गई है, तो उसके साथ लोन बढ़ सकता है। लेकिन आपको लोन किसके अकॉर्डिंग देखना है कि वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना है। तो परसेंटेज में जो लोन है वो घटा है। अगर हम बात करें कि आप हो सकता है कि आप 2024 की बात कर रहे हो कि उस टाइम इलेक्शन को देखते हुए घटा दिया हो, पहले ज़्यादा हो, तो ऐसे में हमें पूरी लिस्ट देख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से लोन बढ़ा है या घटा है और पर ईयर क्या था। तो आइए अगली लिस्ट देख लेते हैं जो पूरी लिस्ट साबित कर देगी कि लोन बढ़ा है या घटा है इन कंपैरिजन और अमाउंट में भी क्या है, दोनों एक साथ देख लेते हैं। लेकिन लोन को देखने से पहले एक बार जीडीपी देख लेते हैं। तो 2010 में हमारी जीडीपी जो है 1708 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो 14 में जाकर 2039 हो गई। और अगर 2024 की बात करें तो 4105 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। अगर 14 से प्रेजेंट तक यानी 2024 तक का ये आंकड़ा दिया था हमने, तो वहां तक की बात करें तो हमारी जो जीडीपी है वो लगभग डबल से ज़्यादा हो गई है। डबल से क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ जीडीपी की बात करें तो लोन भी अगर डबल हो गया है तो टर्म्स ऑफ जीडीपी में इक्वल होगा, और अगर डबल नहीं हुआ है तो कम होगा। ये एक सीधी सी बात है। तो जीडीपी का आंकड़ा आपके सामने दे दिया है। तो ये आपके सामने लोन का आंकड़ा है। 2010 में 260 था, वही किस में? अमेरिकन डॉलर्स में, जो बिलियन है। ऊपर देख लीजिए यहाँ बिलियन है। मैं वही जब बोलूँ 2060 तो आपको आगे बिलियन डॉलर जोड़ देना है। और 2014 की बात करें तो 446। अब यहाँ से हमने कहा था कि जीडीपी डबल से ज़्यादा हो गई है, तो ये कितना है? 440। इसको अगर राउंड ऑफ कर दे तो कितना हो गया? 450। डबल क्या हो जाएगा? 900। लेकिन 2024 की बात करें तो यहाँ पे 663.8 बिलियन, यानी डबल नहीं हुआ है, उससे कम है। तो ये जो कम है उसी के कारण कितना हो गया? 19.1% बता रहा था। और यहाँ पे मार्च की बात कर रहा है, वो दिसंबर तक था, तो मार्च में कितना था? 18.7%। और यहाँ पे जीडीपी की इन कंपैरिजन बात करें तो 2010 में 18.5% था, और 14 में बात करें तो 23 था, जो बढ़ता गया। यहाँ फिर 15 में कम हुआ है, मतलब इन कंपैरिजन ऑफ जीडीपी, फिर आगे कम हुआ है, यहाँ जाते जाते 19 हो गया है, फिर कम होता गया और प्रेजेंट में और भी कम हो गया है। प्रेजेंट में मतलब 2024 में और भी जीडीपी के कंपैरिजन में कम हो गया है, लेकिन टोटल अमाउंट बढ़ा है। तो ऐसे में एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते आप ये नहीं कह सकते कि भारत पे कर्ज बढ़ा है। ऐसे में सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि भारत जो है उसके ऊपर लोन बढ़ गया है? ये सवाल अब भी आपके दिमाग में चल रहा है, तो इस सवाल का भी आपको जवाब दे देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। अब थोड़ा सा वीडियो बढ़ा है, वहां तक आप जुड़े रहेंगे तब आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट भी कर देते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। तो आपने कहा था कि ये सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, वृद्धि दर, लोन की वृद्धि दर की बात हो रही है। बाहरी ऋण कितना था? 260 2010 में, जो प्रेजेंट में बढ़कर कितना हो गया? 663.8 बिलियन डॉलर हो गया है, जो लगभग 154% की वृद्धि को दर्शाता है। इतनी वृद्धि इसमें हो गई है। और मुद्रा विनिमय प्रभाव की बात करें तो अमेरिकी डॉलर की सराहना के कारण बाहरी ऋण में डॉलर 12.17 बिलियन डॉलर का मूल्यांकन प्रभाव देखा गया है। लेकिन सबसे खास बात जो है यहाँ, वो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सबसे खास बात जो है वो है ऋण सेवा अनुपात। आपको ध्यान रखना है, ऋण सेवा अनुपात जो 2024 में कितना है? 6.7%। और 23 में कितना था? 5.3%। जो क्या कह रहा है? डेट्स सर्विसिंग कॉस्ट,
सर्विसिंग कॉस्ट है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। आपने इस टेबल को पहले देख लिया था, एक बार फिर बताते हैं कि 2010 में ये अमाउंट था, लेकिन ऋण सेवा अनुपात जो है, लोन सर्विस रेशियो जो है वो कितना था, 5.8%। जो 14 में बात करें तो कितना था, 5.9। लेकिन 21 की बात करें तो 8.2% और प्रेजेंट में बात करें तो 6.7%। ये रेशियो जो है वो बड़ा है, जिसके कारण ऐसा कहा जा रहा है। तो अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि ये रेशियो क्या है और कैसे बढ़ा है। तो ये जो रेशियो है वो सेवा, जैसा इसका नाम है, ऋण सेवा अनुपात, ऋणों का और सेवाओं का जो अनुपात है वो अनुपात, और उसका फॉर्मूला और क्या है वो चीज़ आपको बता देते हैं। ये है ऋण सेवा अनुपात। कुल ऋण सेवा भुगतान, जो ऋण है उसका सेवा भुगतान क्या है, ब्याज प्लस मूलधन। यानी भारत सरकार ने जो उधार ले रखा है उस उधार की राशि को और उसके ऊपर जो ब्याज प्रति साल चुका रही है, उन दोनों के अमाउंट को आप प्लस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल ऋण सेवा भुगतान की राशि आ जाएगी। उस राशि को किससे डिवाइड करना है, कुल विदेशी मुद्रा प्राप्तियां जो भारत सरकार को एक साल के भीतर भीतर प्राप्त होती है, उनसे क्या करना है आपको डिवाइड, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो रेशियो आ जाएगा। और ये रेशियो है वो बड़ा है, ये रेशियो बड़ा है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार जितना ऋणों का भुगतान कर रही है, उस भुगतान की कंपैरिजन में भारत को कुल विदेशी मुद्रा प्राप्तियां कम प्राप्त हो रही है। अब वो कम प्राप्त हो रही है, तो जब कम प्राप्त होती है तो आईएमएफ या फिर जो लोन देने वाला इंस्टीट्यूशन है वो कहता है कि आपकी कैपेबिलिटी भुगतान की नहीं है, इसलिए आपको ऋण नहीं दिया जा सकता है। हालांकि 8.2% ज़्यादा होता है, 6-7% के आसपास अलाउ है, लेकिन फिर भी सवाल खड़ा होता है कि ऐसा हुआ क्यों है। इसका कारण हो सकता है कि भारत जो है वो व्यापार घाटा देख रहा है, व्यापार घाटा उसको ज़्यादा हो रहा है। यानी हमारा आयात तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से हमारा आयात बढ़ रहा है उस रफ्तार के साथ हमारा निर्यात नहीं बढ़ रहा है। और आयात बढ़ने का जो कारण है वो कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि हाँ, तो मैं नया वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि आयात घाटा क्यों हो रहा है, आयात हमारा क्यों बढ़ रहा है और टोटल व्यापार घाटा क्यों हो रहा है। थैंक यू।